हेलो गाइज, आज हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगी। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ठीक है। तो आज मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी और थोड़ी वीडियो लेक्चर लंबी जा सकती है क्योंकि मैं डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ प्रॉपर। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लैंग्वेज में लेक्चर होगी, आप लोग देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में लेक्चर होगी और डायग्राम्स वगैरह भी होंगे आगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल के बारे में। तो चलिए बिना डिले किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि सेल डिवीज़न होती क्या है, ठीक है। सेल डिवीज़न हम किसे कहते हैं? सेल डिवीज़न तो ए सिंगल सेल फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ सेल। कोई एक सिंगल सेल है, ठीक है, कोई एक सिंगल सेल है, ठीक है, और वो लार्ज नंबर ऑफ सेल फॉर्म करती है, 1 2 3, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में सेल का फॉर्मेशन करती है, उसे हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न, ठीक है। जब एक कोशिका एक से ज़्यादा कोशिका की उत्पत्ति करती है या फिर उसकी प्रजनन करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। वाई सेल डिवीजन होकर क्यों सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए बैक्टीरिया वगैरह में जो होता है कि अगर सेल एक दूसरे से डिवाइड ना करे, सेल यहाँ पर डिवीजन ना हो तो उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कोशिका विभाजन इसलिए होता है क्योंकि उसका नंबर प्रजनन रिप्रोडक्शन हो सके, ठीक है। ग्रोथ, जैसे हमारा बॉडी है तो हमारा बॉडी जब छोटा रहता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स मतलब छोटे छोटे या फिर कम होते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती है तो नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, कहीं आपको चोट लग गया, ठीक है, कहीं आपको चोट लग गया, ठीक है, मान लेते हैं कहीं आपको चोट लग गया, ठीक है, यहाँ पे चोट लगी तो वहाँ की स्किन हट जाती है, वहाँ की स्किन रिमूव हो गई, ख़त्म हो गई, हट गई, ठीक है। तो अब वहाँ पे नई स्किन आती है, तो नई स्किन कैसे आती है? क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे जो स्किन का है, स्किन सेल्स का, स्किन कोशिका का वहाँ पे सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है, ठीक है। अब है सेल डिवीजन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जूलॉजिस्ट रोडोल्फ विर्चाउ, ठीक है। किसके द्वारा खोज किया गया था सेल डिवीजन? पहली बार रोडोल्फ विर्चाउ के द्वारा। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? एक जूलॉजिस्ट से, जीव वैज्ञानिक थे, रोडोल्फ विर्चाउ के द्वारा, ठीक है। दे एक्सप्लेन, उन्होंने सबसे बड़ी ये हाइपोथेसिस दी थी जिससे आप लोग याद रखिएगा, ओमिनस सेलेले ई सेल्ला, ठीक है। इस हाइपोथेसिस को याद रखना, इस नाम को याद रखना। इसमें उन्होंने बताया था कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, ठीक है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, ओमिनस सेलेला, इसे याद रखिएगा। एक प्री एग्जिस्टिंग सेल इन विच दे एक्सप्लेन दैट ए सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी वो वैसे सेल से नई सेल बनती है जब वो सेल पहले से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट करने का मतलब कि वो इस दुनिया में हो, तभी वो कोई नया सेल बना सकता है। यानी पहले से कोई जीवित सेल है तो वो नई सेल बना सकता है। कोई भी नई सेल तभी आती है जब वो कोई पुरानी सेल से उसका कनेक्शन होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि कोई नई भी कोशिका पुरानी जीवित कोशिका से ही बनती है। कोई पुरानी जीवित कोशिका है उसी से कोई नई कोशिका बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ए माइटोसिस एंड मियोसिस, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। जिसका मतलब समझ में आ रहा है, असूत्री यानी इसमें इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट होगा। समसूत्री यानी समान रूप से विभाजन होगा, ठीक है, और सूत्री यानी आधा अधूरा विभाजन होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 1 बाई 1 पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ए माइटोसिस और सूत्री विभाजन के बारे में, ठीक है। असूत्री विभाजन को क्या होती है? ए टाइप ऑफ डिवीजन ऑकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्रोटोजोआ। किसमें होती है? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, बैक्टीरिया में भी होती है ये, और किस में होती है? बैक्टीरिया में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, प्रोटोजोआ में होती है, बैक्टीरिया में होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, ठीक है। ये किस में होती है? जीवाणु में होती है, नील हरित शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस पहले इलोंगेट करता है, जो सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस रहता है पहले इस तरह से लंबा हो जाएगा, फिर ये लंबा होने के बाद हम आगे बताएंगे। इस स्लाइड में देखिए, आगे वाले स्लाइड में
पहले देखिए ये सेल था, ठीक है, ये पहला सेल है, ये एक सेल है, फिर उसमें ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है, पहले लंबा हो गया इसका साइज, फिर थोड़ा ये और लंबा होता है, ठीक है, और थोड़ा सा सेल भी इलोंगेट कर जाता है, ये जो आप सेल देख रहे हैं ना, ये भी इलोंगेट कर जाता है, लंबी हो जाती है, फिर ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी इसका केंद्रक जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से 2 सेल साइटोसिस हो जाती है, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है कि किस में कितना क्रोमोसोम जाएगा, किस में कितनी मटेरियल जाएगी, कोई फिक्स नहीं रहता है, बस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियस के बाद 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका यही था कि यहाँ देखिए फर्स्ट न्यूक्लियस इलोंगेटेड, इसमें पहले न्यूक्लियस लंबा हो जाता था, देन सेल डिवीजन ऑकर्स हो रहा था, इसमें पहले केंद्र की लंबाई बढ़ जाती थी, फिर सीधे कोशिका का विभाजन हो जाता था, ठीक है। अब इसे देखते हैं माइटोसिस डिवीजन, जिसे हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो इसमें 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और एमफेज। एमफेज हम लोग बोलते हैं केंद्रक विभाजन, ठीक है, माइटोसिस जिसमें प्रॉपर माइटोसिस होती है, और इंटरफेज अंतर अवस्था होती है कि 2 माइटोसिस फेज में 2 एम फेज के बीच में आती है इंटरफेज, ठीक है, 2 एम फेज के बीच में आती है इंटरफेज, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर अवस्था, यानी 2 बार जब माइटोसिस होगी सेल में तो उसके बीच में जो होगी एक इंटरफेस आती है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 फेज होते हैं, G1, S एंड G2, गैप 1, सिंथेसिस एंड गैप 2, ठीक है। इसमें 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये माइटोसिस से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं इसमें। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि G1 जो हम लोग अब इंटरफेज, ये किसका स्टेप है, आई इंटरफेज का, ठीक है, इंटरफेज का स्टेप है। तो सबसे फर्स्ट इसमें था G1, गैप 1 फेज, ठीक है, इसमें है गैप 1 फेज, ठीक है। तो गैप 1 में क्या होता है कि सेल इज माइटोटिकली एक्टिव, इसमें सेल जो होता है सेल जो होता है, कोशिका जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा करने लगती है, यानी उसमें ऊर्जा का, प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगेगी सेल में। तो सेल जो होता है, सेल की एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, उसमें एनर्जी ज़्यादा बनने लगेंगे, फैट, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा बनने लगेगी और कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। यानी सेल का साइज अगर छोटा है ना तो वो कंटिन्यूअसली बड़ा ग्रो करते जाएगा, ठीक है, सेल का साइज बड़ा होते जाएगा। इस फेज में क्या है, डीएनए सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन टेक प्लेस। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि डीएनए सिंथेसिस कब होता है। डीएनए सिंथेसिस कब होता है, एस फेज में। कब होता है, एस फेज में। डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होगा। इसमें क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसमें क्रोमोजोम का 2C से 4C क्या हो रहा है, डीएनए बढ़ रहा है, ठीक है, डीएनए का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्रोमोजोम का नंबर इंक्रीज नहीं करता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए का नंबर बढ़ रहा है। डीएनए पहले अगर 2 था तो डीएनए अब 4 हो जाएगा, ठीक है, डीएनए पहले 8 था तो अब डीएनए का नंबर 16 हो जाएगा, लेकिन क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ रहा है। अब इन दोनों चीज़ में डिफरेंस देखिए क्या होता है, क्रोमोजोम और डीएनए। ये होगा हमारा क्रोमोजोम, ये हो गया हमारा क्रोमोजोम। इस क्रोमोजोम पे बहुत सारे डीएनए लगे होते हैं, ठीक है, ये डीएनए लगे होते हैं, बहुत सारे इस पे डीएनए रहते हैं। तो ये हो गया डीएनए। तो इस डीएनए का नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस डीएनए का नंबर इंक्रीज करता है, ना कि क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम का नंबर नहीं, ये अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब उसी तरह आता है G2 फेज। G2 फेज में भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किस चीज़ का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का उत्पादन सेल के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है माइटोसिस डिवीजन। अब इसमें हम लोग इंटरफेज पढ़ लिए, अब माइटोसिस समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे फर्स्ट माइटोसिस फर्स्ट सीन बाय जूलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग 1829। ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, किसके द्वारा देखा गया था, वॉल्टर और फ्लेमिंग के द्वारा। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम जीव वैज्ञानिक वॉल्टर और फ्लेमिंग ने देखा था, ठीक है, लेकिन उसका नामकरण उन्होंने माइटोसिस कब दिया, 1882 में, ठीक है। इन्होंने ही दिया था, लेकिन 1882 में उन्होंने देखा था 1829 में, और करीब कितने साल, 3 साल बाद उन्होंने उसका नामकरण किया माइटोसिस, ठीक है। इसका एक और फीचर है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ पेरेंट एंड डॉटर सेल इज सेम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मातृ और पुत्री कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ
यहाँ पे जो ये है पेरेंट सेल है, क्या है, ये है पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों ये हैं डॉटर सेल, ठीक है। इन दोनों का क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ भी 2n है और यहाँ भी 2n है और यहाँ भी 2n है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसका 4 फेज था, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, ठीक है, टीलोफेज, 4 फेज था। तो सबसे पहला है प्रोफेज, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्व अवस्था, ठीक है, पूर्व अवस्था यानी सबसे पहला फेज। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम मटेरियल कंटेन्स एंड सीन टू बी कंपोज्ड क्रोमैटिक अटैच टुगेदर एट ए सेंट्रोमेयर। क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं, यानी क्रोमोसोम जो होगा यहाँ बीच में मतलब एक साथ जुड़ने लगते हैं, ठीक है, एक साथ। पहले ऐसे फैले रहेंगे, आपको माइक्रोस्कोप वगैरह से भी नहीं दिखेंगे, लेकिन इस फेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर एक जगह आने लगता है, ठीक है, एक जगह क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है, जुड़ने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है, ठीक है। और इसमें जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड जो होता है वो अब धीरे धीरे सेंट्रोमेयर, यहाँ पे इसके बीच में एक सेंट्रोमेयर होता है यहाँ बीच में, ठीक है, वो सेंट्रोमेयर से जुड़ने लगता है, ठीक है। गुणसूत्रों की व्यवस्थित होने लगते हैं, इसमें क्रोमैटिड तार काय से इसमें जुड़ने लगते हैं, इसके बीच में एक सेंटर में क्रोमैटिड होता है, नहीं सॉरी, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये है क्रोमैटिड, ठीक है, ये क्रोमैटिड है, ये हुआ हमारा क्रोमोसोम और ये हुआ हमारा क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड जो होता है वो सेंट्रोमेयर से जुड़ने लगता है, यहाँ पे होती है बीच में सेंट्रोमेयर, ठीक है, ये सेंट्रोमेयर से जुड़ने लगता है, सेंटर यानी सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स पोल, इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा सेल, सॉरी ये हो गया हमारा, ठीक है, सेल। तो यहाँ जो ये सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रियोल होते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है डिवीजन में। तो ये धीरे धीरे पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, ध्रुवों की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल, यानी सेंट्रियोल जो है ध्रुवों की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। अब आता है मेटाफेज। मेटाफेज क्या है, जिसे हम लोग मध्य अवस्था बोलते हैं, ठीक है, मध्य अवस्था। ये एक ऐसा फेज है ना जिसमें हम लोग बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप की सहायता से क्रोमोसोम को देख सकते हैं, ठीक है। इन दिस फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम एक जगह व्यवस्थित हो रहा था, ठीक है, ये क्रोमोसोम एक जगह व्यवस्थित हो रहा था, वो कंप्लीट हो जाता है, यानी एक जगह क्रोमोसोम व्यवस्थित हो जाता है। उसके बाद हम आसानी से उसे माइक्रोस्कोप के अंदर काउंट कर सकते हैं कि कितना क्रोमोसोम है, और उसे उसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ किस फेज में हो रही है, मेटा फेज में। इस फेज में हम क्रोमोसोम के नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और उसके स्ट्रक्चर संरचना को भी देख सकते हैं, ठीक है। इस दौरान गुण सूत्रों का संगठन पूरा हो जाता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से गुण सूत्रों को आसानी से हम देख सकते हैं, इसकी संख्या और इसकी स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ को हम बहुत आसानी से संरचना को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, इसमें जो होते हैं स्पिंडल फाइबर, एक मिनट देखिए आगे मैं बनाई, इसमें जो होते हैं ये स्पिंडल फाइबर, ये जो होते हैं, एक सेकंड, ये जो होते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर जो है, यहाँ पे मैंने बताया था कि सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल के ऊपर काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये तारकाएँ हैं, ठीक है, तारकाएँ तंतु हैं, ये जुड़ने लगते हैं क्रोमोसोम से। इस फेज में होता है, क्या होता है कि जुड़ने लगेंगे, ठीक है। इसमें जुड़ने शुरुआत में इस तरह से जुड़ेंगे, फिर इस तरह से मेटाफेज प्लेट बन जाती है, यानी सेल के बीच में ये आके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये जुड़ने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो मैंने बताया था कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर वो अटैच होने लगते हैं, गुणसूत्रों से तंतु जुड़ने लगते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट बाई स्पिंडल फाइबर्स। गुणसूत्र कोशिका बीचों बीच व्यवस्थित हो जाती है, तर्क तंतु से जुड़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है ठीक बीचों बीच में आके जुड़ जाती है, ठीक बीचों बीच में जाके अरेंज हो जाती है। ये मेटाफेजिक प्लेट है, ये जो होता है ये मेटाफेजिक प्लेट, जिस प्लेट पे आके टोटल जो होता है क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, मतलब ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर से आके जुड़ जाता है और इस तरह से अरेंज हो जाता है, ठीक है। एक लाइन में ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनाफेज, जिसे हम लोग बोलते हैं पाश्च अवस्था, ठीक है, एनाफेज।
इस सबसे स्मॉलेस्ट फेज होती है, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, इसकी समय अंतराल बहुत कम होती है, सबसे छोटी अवस्था है ये। सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, इसमें तारकाएँ टूट जाती हैं, क्रोमैटिड अलग हो जाती हैं। देखिए इसमें ये जो सेंट्रोमियर्स हैं, ठीक है, ये जो वाइट कलर का हम जो दिखलाए हैं, उजले कलर का, ठीक है, ये जो उजले कलर का हम दिखलाए हैं ये जो है सेंट्रोमेयर ये इस तरह से क्रोमोसोम था, इस तरह से क्रोमोसोम था, ऐसे जुड़ा हुआ था, ठीक है, सेल के अंदर इस तरह से जुड़ा हुआ था। तो ये जो है यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। जब यहाँ से टूट जाता है तो इस तरह ये पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगता है, ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट टूट जाते हैं, तारकाएँ टूट जाती हैं, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमैटिड इस तरह से क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं, इस तरह से दोनों ध्रुवों की तरफ मूव करने लगते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स पोल्स, क्रोमैटिड जो है ये दोनों ध्रुवों की तरफ मूव करने लगती है, यानी नॉर्थ और साउथ जो पोल होता है ऊपर और नीचे, उन दोनों पोलों की तरफ मूव करने लगती है, ध्रुवों की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है टीलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज को अंत अवस्था बोलते हैं, यानी लास्ट अवस्था, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम स्टार्ट डिकंडेंस। प्रोफेज में क्या हो रहा था, कंडेंस हो रहा था, ठीक है, यानी प्रोफेज ऐसा फेज था जिसमें सारा क्रोमोसोम आकर एक जगह व्यवस्थित हो रहा था। अब इस टीलोफेज में क्या होगा कि फिर से डिकंडेंस होने यानी अलग अलग होने लगेगा, ठीक है, ये फिर से दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये अलग अलग ध्रुवों पे, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ फिगर में बताऊंगी आगे, ध्रुवों पे ये डिकंडेंस होने लगता है, इसकी पहचान खोने लगते हैं, गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ अव्यवस्थित होने लगते हैं। वो उसमें प्रोफेज में व्यवस्थित होते थे, इसमें अव्यवस्थित होने लगते हैं, अपनी पहचान खोने लगते हैं। कहने का मतलब कि इनका स्ट्रक्चर अब दिखलाई नहीं पड़ता है कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनकी संरचना मालूम नहीं पड़ती, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये अपनी पहचान खोने लगते हैं। इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज और ईयर का फॉर्मेशन, ईयर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि प्रोफेज में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाती है, गोल्गी बॉडी भी खत्म हो जाती है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ना वो सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रहता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो टीलोफेज में बनने लगते हैं, क्योंकि टीलोफेज में एक नया सेल बनना होता है, तो फिर से इन सारी ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत होती है, तो एक बनने लगते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों ध्रुवों की तरफ मूव करने लगती है, ये दोनों जो बनी थी, जो ये दोनों न्यूक्लियस बनी थी, वो ध्रुवों की तरफ, पोल की तरफ मूव करने लगती है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस, जिसमें होता है कि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब कि सेल मतलब अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है, केंद्रक विभाजन हो गया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस तरह से सेल बना था, टीलोफेज में इस तरह से था, ठीक है। अब इसके बाद इसकी केंद्रक की डिवीजन होनी थी, तो केंद्रक तो डिवाइड हो गया था, लेकिन यहाँ से तो सेल की डिवीजन होनी थी ना, तो ये होती है साइटोकाइनेसिस, इसे बोला जाता है, जिसमें सेल का डिवीजन होता है, जिसमें डॉटर सेल बनता है, जिसकी क्रोमोसोम सेम रहती है, 2n पेरेंट्स की तरह ही रहती है, जितना पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर होता है उतना ही डॉटर सेल में होता है, यानी दोनों की क्रोमोसोम सेम होती है, 2n, ठीक है। देखिए दोनों की क्रोमोसोम इसमें सेम है, मेल और फीमेल की क्रोमोसोम दोनों की सेम है, 2n, ठीक है। नेक्स्ट है मियोसिस, ठीक है, मियोसिस जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री, ये लास्ट है मियोसिस अर्धसूत्री। इसमें अर्धसूत्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है पेरेंट्स है, ठीक है, ये है पेरेंट्स P और ये क्या है, सारे डॉटर सेल है D, ठीक है, डॉटर सेल है, यानी ये मातृ है, माता है, और ये पुत्री बेटी है, ठीक है। तो इसमें माता के पास 2n क्रोमोसोम है और इन लोगों के पास क्या हो जा रहा है, n, यानी इसके पास अगर 36 क्रोमोसोम होगा माता के पास, तो बच्चों के पास 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आधी हो जा रही है, तो इसलिए इसे बोला जाता है अर्ध, ये क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है, इसलिए इसे बोला जाता है अर्धसूत्री, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वाइजमैन ने, एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी यानी विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किसने किया था, स्टारबर्ग्स ने, ठीक है, 1888 में,
ठीक है। क्रोमोजोम नंबर ऑफ डॉटर सेल बिकम हाफ ऑफ द मदर सेल, यानी पुत्री कोशिका का गुणसूत्र आधे हो जाते हैं मातृ कोशिका से, ठीक है। यानी क्रोमोजोम नंबर जो है माँ की जितनी है बेटी की उससे आधी हो जाती है, ठीक है। देखिए अब मियोसिस में दो फेज होते हैं, मियोसिस में दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मियोसिस 1 है, तो मियोसिस 1 में दो फेज होते हैं, सॉरी मियोसिस में 1 में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, ठीक है। उसी तरह मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, जिसमें प्रोफेज में आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेस। इसका मैं हिंदी नाम भी आगे मैं लिखी हूँ, आप लोग कंटिन्यू देखिए, ठीक है। इसमें 5 फेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है प्रोफेज 1, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1 का पहला फेज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिप्टोटीन, ठीक है। कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोजोम, यानी इसमें गुणसूत्र एक जगह उलझते हुए नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सारे जो क्रोमोजोम हैं वो एक जगह कंडेंस हो रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, मतलब उनकी एक जगह आ रहे हैं, ठीक है, एक जगह दिखाई देंगे, ठीक है, उलझे हुए एक जगह दिखाई देंगे इस फेज में, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग। इसमें क्रोमोजोम एक तरह का जो क्रोमोजोम होगा ना, मतलब जिसकी साइज एक जगह की, वो स्टार्ट कर देंगे एक साथ पेयरिंग करना, ठीक है। मतलब पेयरिंग करने का मतलब क्या बोले, एक जैसे एक पास आने लगेंगे, ठीक है। इसमें गुणसूत्र एक दूसरे के साथ पेयरिंग करने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, ठीक है, सिनेप्सिस बोलते हैं। सच क्रोमोजोम, जो इस तरह का क्रोमोजोम एक जगह आ रहा है, मतलब एक जगह आ रहा है, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। ये दोनों जो है आपस में होमोलोगस क्रोम है, ये दोनों जो है आपस में होमोलोगस, होमो का मतलब होता है सेम, लोगस, ठीक है, एक जैसे क्रोमोजोम, यानी समजात गुण वाले एक पास आने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हम जैसे बोलते हैं ना, एक जात वाले एक पास हो गए, ठीक है। तो उसी तरह ठीक एक जात वाले जो गुणसूत्र हैं वो एक पास आने लगते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। देखिए यहाँ पे है होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। इन दोनों को हम आपस में होमोलोगस क्रोमोजोम बोले, ना कि इसे और इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में एक जात वाले को होमोलोगस क्रोमोजोम बोलेंगे, समजात गुणसूत्र, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन हो रही है इसे हम लोग बाईवैलेंट, ठीक है, दो क्रोमोजोम एक पास आ रही है ना, इसलिए हमें इसे बाईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंस नोड्यूल्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। अब इधर देखिए फिगर से, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है ये देखिए, पहले आपको फिगर में दिखलाते हैं। देखिए ये दो क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है, यानी समजात एक जात वाले क्रोमोजोम है, ठीक है। मान लेते हैं कि घर में, गांव में 2 घर है, ठीक है, दोनों एक जात के हैं, ठीक है, दोनों एक जात के हैं, तो उनके बीच में बच्चे होंगे, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे के सिस्टर, भाई बहन तो नहीं होंगे, नॉन सिस्टर होंगे, ठीक है। तो वो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक दूसरे के साथ क्या करने लगते हैं, रिकॉम्बिनेशन, यानी अपना गुण कुछ इसको दे देते हैं, ये अपना गुण कुछ इसको देते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होने लगते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, ये होता है पेकाइटिन में। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी इसमें क्रोमोजोम जो है अपना कुछ गुणसूत्र कुछ इसको देने लगता है, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाते हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ये क्रोमैटिड, ये जो पतली पतली हम जो ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये होती है क्रोमैटिड, क्या होती है, क्रोमैटिड, ठीक है, क्रोमैटिड होती है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में पेयरिंग शुरू हो जाती है, किसमें, पेकाइटिन फेज में, ठीक है। अब देखिए डिप्लोटीन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ एक शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं काजमाटा। ये जो यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है ना, ये दोनों तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, तो इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, तो एक शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं काजमाटा। एक शेप की आकार बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काजमाटा, जो कि होती है डिप्लोटीन फेज में, ठीक है। डाइकाइनेसिस, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काजमाटा, यानी ये जो एक्स का शेप बना था, ये जो एक्स का शेप बना था,
ठीक है, एक्स का शेप बनाता है। अब ये धीरे 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 ख़त्म होने लगता है, जिस मतलब इतना जो पार्ट है टूट के, ये जो पार्ट है ये टूट के इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये टूट के इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पिंडल होते हैं यहाँ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ताकि यहाँ से अटैच होगा ना, ये यहाँ से अटैच होगा तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे काजमाटा जो एक से बना रहता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, यानी इस तरह से फिर अलग अलग क्रोमोजोम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेज 1, ठीक। अभी हम लोगों ने प्रोफेज 1 में इस तरह का क्रोमोजोम बन जाता है, ठीक है, जो कि प्रोफेज का भी हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस 5 पेज देखें, उसमें इस तरह का क्रोमोजोम हो जाता है। ये सेम क्रोमोजोम, समजातीय क्रोमोजोम एक साथ हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोजोम, ये प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 1 में ठीक उसी तरह जैसे कि मेटाफेज हमने बताया था माइटोसिस में, ठीक उसी तरह मेटाफेज 1 यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में डिवीजन होता है, ठीक है। वहाँ पे क्रोमैटिड डिवाइड हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे क्रोमैटिड के बीच में डिवीजन हो रहा था, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी ये और ये दोनों समजातीय क्रोमोजोम के बीच में डिवीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोजोम इसमें चला जाएगा, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम 2 थे ना, तो एक इसमें चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में डिवीजन होगा, तो यहाँ पे ये सेंटर में आके सारे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है मेटाफेज 1, ठीक है। एनाफेज 1 में फिर वो ये जो था फिर यहाँ से इधर से अलग होने लगेगा, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये ठीक इसमें हो रहा है वही कि ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे रहा है, यानी ध्रुवों की तरफ ये मूव करना शुरू कर दे रहा है, टूट के अलग होके, ठीक है। ये होती है एनाफेज 1, ठीक है। ठीक उसी तरह टीलोफेज 1 में क्या होगा कि ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया पूरा, सेल के अंदर ये 2 तरह का न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस इस तरह का बन जाता है, फिर यहाँ से ये 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, 2 सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये होती है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। ये कौन सी थी? मियोसिस फर्स्ट थी, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में 2n था पेरेंट्स के पास, ठीक है, और डॉटर के पास कितना हो जा रहा है, यानी माता के पास कितना था, 2n क्रोमोजोम था, यानी माता के पास अगर 36 होगा तो बच्चों के पास कितना क्रोमोजोम आ जाएगा, 18 और 18, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर आधे हो जाते हैं। ये होता है मियोसिस 1, ठीक है। अब होता है मियोसिस 2, यहाँ पे सिमिलर टू द माइटोसिस, मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के समान ही होता है। इसमें क्या होता है, ये होता है जैसे मान लेते हैं माइटोसिस में क्या था कि जितना पेरेंट्स का था, ये मान लेते हैं पेरेंट्स है, ठीक है, और ये डॉटर है, तो ये जितना पेरेंट्स का n क्रोमोजोम है बच्चों के पास भी उतना ही है। तो ये माइटोसिस की तरह ही मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड एकदम माइटोसिस सेकेंड की तरह होता है, सॉरी मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह होता है। ये होता है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में जो होता है क्रोमोजोम नंबर आधे हो जाते हैं, लेकिन मियोसिस सेकेंड में क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, लेकिन ऑल ओवर जब हम मियोसिस देखेंगे तो उसमें क्रोमोजोम नंबर आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अब लेक्चर समाप्त होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे के लेक्चर बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।